Hello friends, today our e-lectures on transmission, chapter 12 EE Basic Thermodynamics का ट्रांसमिशन चैप्टर के ऊपर आज का ई-लेक्चर है। ई-लेक्चर्स के जो सब टॉपिक्स हैं वो है ट्रांसमिशन के अंदर बेल्ट ड्राइव, रोप ड्राइव, वेलोसिटी रेशियो, टेंशन रेशियो, इफेक्ट्स ऑफ सेंट्रीफ्यूगल टेंशन एंड एप्लीकेशन ऑफ these drives. First of all हम देखेंगे कि what is the transmission. Power transmission. Transmission is the movement of energy from its place of generation to location where it is applied to perform the useful work. Transmission वो चीज़ है कि जहाँ से पावर प्रोड्यूस हो रहा है और जहाँ पर पावर की हमें ज़रूरत है वहाँ तक उसको ले जाना, उसको हम बोलते हैं ट्रांसमिशन। उस पावर का ट्रांसमिशन है कि उसका स्थानांतरण जहाँ प्रोड्यूस हो रहा है वहाँ पे और जहाँ हमें उसकी ज़रूरत है वहाँ तक ले जाने में उसको हम पावर ट्रांसमिशन कहते हैं। जैसे कि अगर हम एग्जांपल लें तो थर्मल पावर प्लांट में पावर जनरेट होता है और उसको फैक्ट्री तक बिजली ले जाना है, शहरों तक लाने के लिए जो ट्रांसमिशन सिस्टम काम करता है, यानी कि उसको एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने में जो युक्ति, उसको हम पावर ट्रांसमिशन कहते हैं। सिंपल यूनिट में पावर हम किसको बोलते हैं? द कार्य करने की दर, एनर्जी पर यूनिट टाइम। कार्य करने की दर को हम पावर कहते हैं। तो पावर की जो यूनिट है वो क्या होगा? जूल्स पर सेकंड। कार्य करने की दर न्यूटन मीटर पर सेकंड, ये पावर होता है जिसको एक जगह से दूसरे जगह में ले जाना होता है। अब देयर आर टू टाइप्स ऑफ पावर ट्रांसमिशन। पावर ट्रांसमिशन दो तरह के होते हैं, एक होता है इलेक्ट्रिकल पावर ट्रांसमिशन और दूसरा होता है मैकेनिकल पावर ट्रांसमिशन। इलेक्ट्रिकल पावर ट्रांसमिशन जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर जहाँ पे भी थर्मल पावर प्लांट है या कोई भी हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है वहाँ पावर जनरेट हो रहा है, उसको एंड यूज़र तक ले जाना है, यानी कि जो फैक्ट्री है या रेजिडेंशियल हाउसेज है या सिटी है वहाँ तक उसको लेके आने में जो उसको लेके आना होता है, उस सारी क्रिया को हम बोलते हैं पावर ट्रांसमिशन। और ये बड़ी ही अच्छी तरीके से कहता है, जिसने आप सबने नाम सुना होगा, इलेक्ट्रिक ग्रिड या पावर ग्रिड होती है। जैसे ही जनरेटर से पावर जनरेट होता है फिर वहाँ पर ही डिस्ट्रीब्यूशन यूनिट और ट्रांसमिशन यूनिट्स लगी होती है इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की, तो वहाँ से वो होता हुआ पूरे इंडिया के अंदर एक नेटवर्क है इलेक्ट्रिक ग्रिड का। ग्रिड मतलब जाली होती है, तो एक जाल बिछा हुआ नेटवर्क जो कि पावर ग्रिड और इलेक्ट्रिकल ग्रिड के रूप में वहाँ से जनरेट होकर और एंड यूज़र यानी कि हम तक ये पावर पहुँचता है। तो ये बात हुई इलेक्ट्रिकल पावर ट्रांसमिशन की। अब हम बात करेंगे मैकेनिकल पावर ट्रांसमिशन, यानी कि यांत्रिक शक्ति को कैसे हम ट्रांसफ़र किया जाए। अब यांत्रिक शक्ति के हम बोलें तो जैसे कि यांत्रिक शक्ति हुई, हमारा स्कूटर है, हमारा मोटर बाइक है, या हमने कोई स्टीम के अंदर पावर जनरेट किया, तो स्टीम जनरेट होने के बाद टरबाइन से पावर जनरेट, तो किस तरह से उसको जनरेट तक ले जाए, तो उसको हम बोलते हैं मैकेनिकल का पावर ट्रांसमिशन। मैकेनिकल पावर ट्रांसमिशन इज द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम वेयर इट इज़ जनरेटेड टू द प्लेस वेयर इट इज़ यूज्ड टू परफॉर्म द यूजफुल वर्क। ये इसको हम बोलते हैं मैकेनिकल पावर ट्रांसमिशन। तो मैकेनिकल पावर ट्रांसमिशन के अंदर जो पावर जो जनरेट होता है वहाँ से लेके उस जब मशीन तक उस पावर को यूज़ करनी है वहाँ तक अगर हम उसको ले जाते हैं, किसके द्वारा? बाय द लिंकेज एंड मैकेनिकल पावर ट्रांसमिशन एलिमेंट्स। मैकेनिकल पावर ट्रांसमिशन एलिमेंट के द्वारा उस पावर को उस मशीन तक ले जाने के अंदर मशीन के अंदर ले जाया जाता है। फिर इसका दूसरी डेफिनेशन, दूसरा पॉइंट है, द मैकेनिकल पावर ट्रांसमिशन एलिमेंट्स रेफर्स टू द प्रोडक्ट्स यूज्ड इन सिस्टम्स with moving or rotating parts which transfer power in motion। क्योंकि मैकेनिकल पावर हमें मोशन के रूप में मिलता है, तो वही पावर को उसी रूप में, उसी मोशन के रूप में हम दूसरी शाफ्ट को या मशीन को देते हैं। तो ये जनरली जो मैकेनिकल पावर या मोशन के रूप में ही एक पार्ट से दूसरे पार्ट में या एक मशीन से दूसरे मशीन में या एक युक्ति से दूसरे युक्ति के अंदर हम देते हैं, तो इसको हम बाई मैकेनिकल पावर ट्रांसमिशन एलिमेंट्स के द्वारा करते हैं। ये एलिमेंट्स किस तरह के होते हैं? जैसे कपलिंग है, यानी कि अपन को अगर
हमारे टरबाइन में पावर जनरेट हुई तो उसको हम जनरेटर से जोड़ते हैं, तो किससे? बाई कपलिंग से, दोनों को कपल कर देते हैं, कपलिंग से जोड़ते हैं या चेन से जोड़ते हैं, या हम बेल्ट लगा के बेल्ट ड्राइव से, या इस तरह से हम उसको जोड़ते हैं। उसी तरह से दूसरे जो ड्राइव कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे हमारे ऑटोमोबाइल के अंदर आईसी इंजन से जो हमारा पावर जनरेट हुआ, तो वो हमारे जो बिल्कुल उनके पहिए हैं ऑटोमोबाइल के, तो वो किस तरह से जाता है? इंजन से पावर, फिर क्लच के बाहर, या तो क्लच के द्वारा जाता है, या गियर बॉक्स के द्वारा जाता है, या चेन के द्वारा जाता है। जैसे कि हम सिंपल साइकिल भी चलाते हैं तो हमारा मसल्स पावर है, तो हम क्या करते हैं? हमारे पैरों के मसल या पैरों के द्वारा हम क्या करते हैं? पेडल को धक्का देते हैं, तो पेडल चलने से वो जो पावर है पेडल के वो जो प्राप्त हुई शाफ्ट को, वो चेन के द्वारा पिछले व्हील को मिलते हैं, और व्हील से वो क्या हमारी साइकिल चलती है। तो इस तरह से यहाँ हम कह सकते हैं कि चेन एक ऐसा एलिमेंट है जो कि पावर ट्रांसमिट कर रहा है। उसी तरह से हमारे ऑटोमोबाइल के अंदर क्लच है, गियर बॉक्स हैं, और मोपेड वगैरह के अंदर बेल्ट ड्राइव लगी रहती है, उससे हम पावर ट्रांसमिट करते हैं। तो ये सारी युक्तियाँ हैं जो ये एलिमेंट्स हैं मैकेनिकल पावर ट्रांसमिशन के मैकेनिकल के अंदर। पावर ट्रांसमिशन एलिमेंट, जैसे कि मैंने अभी पिछली स्लाइड में बताया था, पावर ट्रांसमिशन प्रोडक्ट्स रेफर्स टू द वेरियस कंपोनेंट्स दैट अलाउज फॉर इंटरनल पार्ट ऑफ ऑपरेशन प्रॉपरली इन मशीनरी। मशीनरी के अंदर, क्योंकि मशीनरी का एक जगह पावर जनरेट हो रहा है और दूसरी जगह पावर का यूटिलाइजेशन हो रहा है, तो एक जगह पावर जनरेट हो रहा है, दूसरे की यूटिलाइजेशन हो रहा है, तो वो पावर जहाँ जनरेट हो रहा है वो जहाँ यूटिलाइजेशन हो रहा है, उन दोनों में अगर कुछ गैप है, थोड़ा सा 1 फीट का भी गैप है, 2 फीट का गैप है, तो हम क्या करते हैं कि उसके अंदर मशीन, उसके अंदर क्लच वगैरह, क्लच लगा के, बेल्ट लगा के, वी बेल्ट लगा के, या चेन लगा के पावर को एक शाफ्ट से दूसरी शाफ्ट में, या एक मशीन के अंदर ही हम उसको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करते हैं। तो दीज एलिमेंट्स, जैसे मैंने आप बताया, बेल्ट्स हो गया, चेन हो गई, कपलिंग हो गई, पुली के द्वारा ट्रांसफ़र करते हैं। जिसके आप देखो गन्ने की मशीन में एक जगह इंजन चल रहा है और दूसरे गन्ने की पिराई हो रही है, तो वहाँ से वहाँ तक अपन क्या करते हैं? वी बेल्ट के द्वारा उसको लगा देते हैं। या अगर आपने देखा हो कि आप आटा पिसाने जाते हैं और तो चक्की भी होती है, फ्लोर मिल्स, तो उसमें एक जगह मोटर लगी होती है और दूसरी जगह वो क्या करती है कि चक्की चलानी होती है, तो वहाँ पे वी जो बेल्ट है, तो हम क्या करते हैं उसके अंदर फ्लैट बेल्ट यूज़ करते हैं, पट्टा जिसे बोलते हैं, उस पट्टे से वो पावर ट्रांसमिट होता है। इसी तरह से अगर हम सेंट्रीफ्यूगल पंप या कोई कुएं के ऊपर पंप लगाए, तो जो डीजल इंजन है वहाँ से लेके पंप तक हम बेल्ट के द्वारा पावर ट्रांसमिट करते हैं, चाहे वो 1 फीट है, 2 फीट है, चाहे मशीन के अंदर है, चाहे मशीन के बाहर है। तो इन सब के द्वारा हम यूज़ करते हैं, इनको मैकेनिकल एलिमेंट्स बोलते हैं। इसमें गियर्स भी आ जाता है और ये सारे कंपोनेंट होते हैं जो कि पावर को ट्रांसमिट करते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे, इसमें है बेल्ट ड्राइव मेन जो आते हैं। तो बेल्ट इज अ लूप ऑफ फ्लेक्सिबल मटेरियल यूज्ड टू लिंक 2 और मोर रोटेटिंग शाफ्ट्स मैकेनिकली। बेल्ट होता है वो एक फ्लेक्सिबल मटेरियल का बना होता है जो कि 1 या 2 शाफ्ट जो पैरेलल में होती है उन दोनों को आपस में जोड़ने के काम आता है, या वो मोशन के अंदर मोशन ट्रांसफर करता है एक शाफ्ट से दूसरी शाफ्ट। मोस्ट ऑफ द शाफ्ट आर पैरेलल, द बेल्ट्स में बी यूज्ड एज ए सोर्स ऑफ मोशन। ये सोर्स ऑफ मोशन की तरह यूज होता है, यानी कि ये जो मोशन है वो एक पुली से लेके दूसरी पुली तक मोशन ट्रांसफर करता है, और मोशन ट्रांसफर मतलब वेलोसिटी ट्रांसफर करता है, और वेलोसिटी के द्वारा ही पावर ट्रांसमिशन होता है, क्योंकि उसके अंदर जो टेंशन होता है, तो डिफरेंस इन टेंशन इनटू वेलोसिटी, ये एक पावर ट्रांसमिशन होती है। लेकिन वास्तविक हम कह सकते हैं कि ये वेलोसिटी ट्रांसफर करता है, एक पुली से लेकर दूसरी पुली चलती है, पुली चलने के अंदर जो उनके टेंशन का डिफरेंस होता है उसको अगर हम वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर दें तो वो पावर ट्रांसमिशन कहलाता है। ये तो हमने बताया बेल्ट जो कि फ्लेक्सिबल मटेरियल का बना होता है। फिर बेल्ट ड्राइव क्या होती है? बेल्ट ड्राइव आर द टाइप ऑफ फ्रिक्शनल ड्राइव यूज्ड फॉर ट्रांसमिटिंग पावर फ्रॉम वन शाफ्ट टू अनदर शाफ्ट बाय मीन्स ऑफ पुली विच रोटेट एट द सेम स्पीड ऑन द डिफरेंट स्पीड्स। यानी कि शाफ्ट के ऊपर, दोनों शाफ्ट के ऊपर पुली लगी रहती है और उसके ऊपर एक एंडलेस बेल्ट लगा रहता है। वो क्या होता है? फ्रिक्शन की वजह से, बेल्ट और पुली के बीच में जो फ्रिक्शन होता है उससे ये पावर ट्रांसमिट करता है। यानी कि अगर ड्रिवन एक जो चल पुली है वो चलेगी तो उसके द्वारा वो दूसरी जिसके ऊपर बेल्ट लगा हुआ है तो चालित पुली भी उससे
चलने लग जाएगी। तो ये बेल्ट ड्राइव कहलाती है। बेल्ट ड्राइव के 3-4 एलिमेंट होते हैं, यानी कि शाफ्ट होती है, उसके ऊपर पुली लगी रहती है और पुली, दोनों पुली के ऊपर एक एंडलेस बेल्ट लगा रहता है। एंडलेस इसलिए बोलते हैं कि उसको कोई एंड नहीं होता है, वो बिल्कुल राउंड होता है, दोनों पुली पर टाइटली बिल्कुल चढ़ा होता है, पुली के ऊपर पट्टा जिसको हम बोलते हैं। तो जब पुली के ऊपर पट्टा चढ़ा रहता है तो ये बेल्ट ड्राइव कहलाती है। बेल्ट ड्राइव ऑफर स्मूथ ट्रांसमिशन ऑफ पावर बिटवीन शाफ्ट, शाफ्ट के बीच में स्मूथ ट्रांसमिशन होता है, कोई इसमें जर्क धक्का वगैरह नहीं आता है। तो ये बेल्ट ड्राइव एक अच्छा एग्जाम्पल है पावर ट्रांसमिशन का। ये एग्जाम्पल बताया हुआ आपको, ये छोटी पुली है, एक बड़ी पुली है, ये इस तरह से पावर ट्रांसमिशन होता है। इसमें एक पुली चल होती है और दूसरी इसके द्वारा चली होती है। तो एक को ड्राइवर पुली बोलते हैं और एक को ड्रिवन पुली बोलते हैं। हिंदी में एक चल पुली बोलती है और एक चालित पुली कही जाती है। तो ये इनके डायमीटर का रेशियो अलग अलग होता है, उसके आधार पर इनका वेलोसिटी रेशियो वगैरह निकलता है। तो ये एक एग्जांपल आपको दिया हुआ जो आपने काफ़ी जगह देखा होगा, गन्ने की मशीन में है या आपने फ्लोर मिल्स में है या और भी कई जगह आप जाते हैं। तो इस तरह का आपको ये जैसे आप कंप्रेशर है, ये मोटर लगी हुई और ये कंप्रेशर लगा हुआ, ये कंप्रेशर और मोटर दोनों इससे चलती है। तो ये फ्लैट बेल्ट लगा हुआ है, ये मोटर से लगी हुई थी, ये ड्राइविंग पुली हुई और वो ड्रिवन पुली की हुई। हम मशीन इसको चलानी है मोटर से तो हम डायरेक्ट गियर बॉक्स से या चेन से या बेल्ट से चला सकते हैं। तो हम यहाँ पे बेल्ट प्रेफर करते हैं, तो बेल्ट से ये मशीन चल रही है। अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ बेल्ट ड्राइव, बेल्ट ड्राइव कितनी तरह की होती है तो हमने यहाँ पर पढ़ेंगे कि ओपन बेल्ट ड्राइव एक तरह की, क्लोज्ड या इसको क्रॉस बेल्ट ड्राइव भी बोलते हैं, फास्ट एंड लूज कॉन पुली वाली, स्टेप्ड कॉन पुली वाली बेल्ट ड्राइव एंड जोक्यू पुली ड्राइव वाली कॉन ड्राइव। इनमें दो मेन है, ओपन बेल्ट ड्राइव और क्लोज्ड बेल्ट ड्राइव या क्रॉस्ड बेल्ट ड्राइव। ये ओपन बेल्ट ड्राइव का आपको एग्जांपल दिया हुआ है बिल्कुल। ये देखो हमारी ये ड्राइवर पुली यानी कि ये पुली चला रही है जो या मशीन या सोर्स से जुड़ी हुई है, ये जो मोशन है। अब इस मोशन को यहाँ पे एक ए जो है हमारी, ये मान लो इसके ऊपर 200 RPM है, तो इसको हमें दूसरी शाफ्ट बी पे ट्रांसफ़र करना है। तो वो किस तरह से ट्रांसफ़र करेंगे, हमने एक बेल्ट लगा दी, यहाँ पे एक पुली लगा दी सबसे पहले ये ए डायमीटर वाली, फिर दूसरे के जहाँ हमें ट्रांसफ़र करना वहाँ हमने बी पुली लगा दी और एक फ्लैट बेल्ट एंडलेस बेल्ट इसके ऊपर चढ़ा दिया। तो ये इस तरह से चलेगा, क्योंकि ये इधर से चलेगा, इसका रोटेशन ये एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है। तो ये वाली इसकी टाइट साइड के लगे, इधर हाई टेंशन है और इधर बेल्ट क्या स्लैक साइड के लगे, यानी कि यहाँ पर टेंशन कम है। फिर ये ऊपर आ रहा है, ये बेल्ट इसके ऊपर चढ़ा हुआ है, तो यहाँ से यहाँ तक पोर्शन बेल्ट से बिल्कुल चिपका हुआ है। ये एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट कहलाता है, ये एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट कहलाता है इस पुली के ऊपर, जो कि ड्रिवन पुली है, इस ड्राइवर पुली के द्वारा चली जा रही है। तो जैसे ही ये चलेगा तो उसके बाद ये मोशन यहाँ पर ट्रांसफर करेगा और इसके बीच में जो फ्रिक्शन है, ये कॉन्टैक्ट एरिया और पुली के बीच में, ये फ्रिक्शन इस पावर ट्रांसमिशन का कारण होता है और इसी की वजह से ये चलता है। अगर यहाँ फ्रिक्शन नहीं हो तो ये बोल्ट स्लिप हो जाएगा और स्लिप की वजह से हमारा पावर लॉस कहलाएगा। तो ये पूरा आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। ये ड्राइवर पुली है, ये ड्रिवन पुली है, दोनों के डायमीटर एक भी हो सकते हैं और दोनों के डायमीटर में फ़र्क हो सकता है। और ये स्लैक साइड है, ये टाइट साइड है, ये ऊपर से देखने पे एलिवेशन प्लान देखने पे हमें ये ऐसा मिल गया। फ्लैट बेल्ट बोलते हैं इसको, फ्लैट बेल्ट ओपन ड्राइव बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर बिल्कुल ये ओपन लूप बना हुआ है एक। फिर दूसरा आता है क्लोज्ड और क्लोज्ड बेल्ट ड्राइव। इसके अंदर क्या होता है, ये वही ड्रिवन पुली है, ये ड्राइवर पुली है। ड्रिवन पुली और ड्राइवर पुली सेम ही है, लेकिन सिर्फ हमने बेल्ट का जो अरेंजमेंट लिखा वो क्रॉस में कर दिया। यहाँ फ्लैट ऊपर जाता है, यहाँ तक तो बेल्ट फ्लैट रहता है, फिर आगे आके यहाँ से बेल्ट सीधे नहीं जाके ये नीचे की तरफ जाता है और ये फिर ये क्रॉस हो जाता है। इस तरह से क्रॉस चलता रहता है। तो ये जो अरेंजमेंट कहलाता है ये क्रॉस ड्राइव बेल्ट कहलाते हैं। इसमें और उसमें ये फ़र्क है, इसमें थोड़ा सा कॉन्टैक्ट एरिया बढ़ जाता है, जो हम आगे जाके देखेंगे एक स्लाइड के अंदर दोनों में क्या डिफरेंस है, किस में फ़ायदा है, तो हम बताएंगे। ये जो बताया टाइप्स ऑफ बेल्ट ड्राइव के अंदर ओपन ड्राइव दोनों में क्या कंपैरिजन है वो हम आपको बता देते हैं। टू पुलीज रोटेट इन द सेम डायरेक्शन। देखो जब दोनों पुली को एक ही डायरेक्शन में रोटेट करना हो, मेन डिफरेंस, जैसे कि ये क्लॉकवाइज चल रही है, इसको भी हमें क्लॉकवाइज घुमानी है ये ड्रिवन पुली को, तो हम क्या करते हैं कि ये
ओपन बेल्ट यूज़ करते हैं, जिसमें दोनों की डायरेक्शन सेम आती है, यानी दोनों अभी इसमें यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज में जा रही है। जबकि क्रॉस बेल्ट ड्राइव में क्या तो पुली इज रोटेट इन अपोजिट डायरेक्शन, यहाँ क्लॉकवाइज में चल रही है क्योंकि यहाँ से ये बेल्ट क्लोज हो गया, तो ये इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगी और ये इसको क्लॉकवाइज घुमाता है। तो जब हमें अगर कहीं ऐसे का हमारा पावर जो प्रोड्यूस हो रहा है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है और हमें जो जहाँ पे जिस मशीन को घुमाना है, जहाँ में पावर यूज़ करना है वो एंटी क्लॉकवाइज है, तो हम क्या करेंगे, ये बेल्ट का क्रॉस वाला अरेंजमेंट यूज़ करेंगे ताकि हमारे यहाँ पर डिफरेंट टाइप की, अलग टाइप की रोटेशन प्राप्त हो। दूसरा, लेंथ ऑफ द बेल्ट इन द इज स्मॉलर, यहाँ पे लेंथ ऑफ बेल्ट है वो थोड़ी कम आती है, यहाँ पे लेंथ ऑफ बेल्ट क्या थोड़ी ज़्यादा हो जाती है ड्यू टू दिस क्रॉस की वजह से। द एंगल ऑफ लेप इज डिफरेंट फॉर ड्रिवन एंड ड्रिवन पुली, यहाँ पर जो एंगल ऑफ लेप है, एंगल ऑफ लेप का मतलब जहाँ से इस पुली के ऊपर ये पूरा बेल्ट कांटेक्ट में है, चिपक रहा है, देखो यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ पर एंगल ऑफ कांटेक्ट इसका और एंगल ऑफ कांटेक्ट छोटी पुली के ऊपर, दोनों के ऊपर समान है। द एंगल ऑफ लेप इज़ डिफरेंट फॉर ड्राइवर एंड ड्रिवन, दोनों के लिए अलग अलग है, डिफरेंट है, यहाँ पे कम है छोटी पुली के लिए, या बड़ी पुली के लिए ज़्यादा है। अब यही हम इधर आ जाएंगे तो यहाँ पर एंगल ऑफ लेप सेम है दोनों, देखो यहाँ पे इतना, तो यहाँ पर देखो इतना ज़्यादा इसके अंदर लेप हो रहा है, यानी कि बेल्ट छोटी पुली के इतना ज़्यादा कांटेक्ट में आ रहा है, तो यहाँ पर देखो इतना कम कांटेक्ट में आ रहा है, तो ये एंगल ऑफ लेप इसके अंदर ज़्यादा होता है। और एंगल ऑफ ज़्यादा होने से हम क्या करते हैं, ज़्यादा पावर ट्रांसफ़र कर सकते हैं, क्योंकि ये एंगल जो है लेप का ये E=μ थीटा के अंदर काम आता है, तो थीटा अगर जितना ज़्यादा होगा तो पावर ज़्यादा ट्रांसमिट कर सकते हैं, तो इनके अंदर इसका टेंशन रेशियो उतना ज़्यादा हो जाता है, तो ये दोनों में फ़र्क है। फिर टाइप ऑफ बेल्ट कितने तरह के होते हैं, बेल्ट हम यूज लेते हैं, तो देयर आर 2 टाइप ऑफ पावर ट्रांसमिशन बेल्टिंग होती है। बेल्टिंग एक तो फ्लैट बेल्ट होता है, एक वी बेल्ट होता है। फ्लैट बेल्ट जिसके एग्जांपल अभी आपने देखे पीछे सारे, ये सब फ्लैट बेल्ट है, ये वाले सब फ्लैट बेल्ट अगर हमें बताए गए हैं। अब हम आते हैं वी बेल्ट। वी बेल्ट जो कि जिसका कि क्रॉस सेक्शन वी आकार का होता है, वी शेप का होता है, अभी हम आगे नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे, तो उसके अंदर आपको ये बताएगा वी साइड के जो ब्लेड है ये वी बेल्ट इस तरह का होते हैं। फिर 2 पॉइंट और इसके अंदर कि मिस अलाइनमेंट इज ए कॉमन यूज ऑफ प्रीमेच्योर बेल्ट फेलियर। अगर दोनों जो हमें बेल्ट जो हमने लगाए हैं, अगर इसके अंदर दोनों शाफ्ट के अंदर मिस अलाइनमेंट है, इस शाफ्ट और इस शाफ्ट में अलाइनमेंट मिस है, तो मिस अलाइनमेंट से हमारा बेल्ट का जल्दी फेलियर हो जाता है, वो उसके टाइम से पहले ही वो ख़राब वर्न आउट हो जाते हैं। और स्लिप इज़ द मेन प्रॉब्लम ऑफ द पावर ट्रांसमिशन बेल्ट। पावर ट्रांसमिशन बेल्ट के अंदर जो स्लिप होता है, यानी कि वो बहुत सी बार क्या होता है कि उनके अंदर फ्रिक्शन कम होने की वजह से या थोड़ा लूज रहने की वजह से, टेंशन प्रॉपर नहीं होने से वो बेल्ट स्लिप हो जाता है उसके ऊपर से। ये एक मेन इसके अंदर प्रॉब्लम होती है स्लिप, उससे हमारा पावर लॉस काफ़ी होता है। टाइप्स ऑफ बेल्ट जैसे आपको बताया उसका ये है कि फ्लैट बेल्ट इस तरह का होता है, इसका क्रॉस सेक्शन एक रेक्टेंगल आकार का होता है। ये वी बेल्ट होता है, ये पूरा वी आकृति का होता है, ये पूरा सॉलिड होता है, यहाँ से वी बेल्ट होता है। तो ये जो इन शाफ्ट के ऊपर लगाया जाता है पुली के ऊपर, तो पुली के ऊपर भी वी ग्रो होता है, तो ये पूरा उसके अंदर वेज आकृति का फंस जाता है और एक अच्छा पावर ट्रांसमिशन होता है। तो हम कह सकते हैं कि वी बेल्ट के अंदर फ्लैट बेल्ट की तुलना में अधिक स्लिप कम होता है और ये इसके अंदर ज़्यादा पावर ट्रांसमिट कर सकते हैं। उसमें ये जो इसका है टेंशन ज़्यादा ये ले सकता है, ज़्यादा पावर ट्रांसमिट कर सकता है। तीसरा सर्कुलर टाइप का बेल्ट होता है। बेल्ट तो क्या रोप होता है जनरली, या रस्सी के आकृति के होते हैं जिसको ग्रू के अंदर हम चलाते हैं। तो तीसरी तरह का बेल्ट ये भी हो सकती है जिसको हम आगे पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे आगे स्लाइड्स में। टाइप्स ऑफ बेल्ट के अंदर ये बताया कि फ्लैट बेल्ट है आपका, इसका क्रॉस सेक्शन ऐसा होता है, तो ये मॉडरेट अमाउंट ऑफ द पावर ट्रांसमिट करता है 2 पुली के बीच में, एंड जिसकी दूरी 10 मीटर तक हो। 10 मीटर तक अगर दोनों शाफ्ट की दूरी है जहाँ हमें पावर प्रोड्यूस हो रहा है और पावर को जहाँ ले जाना है, तब हम ये इस फ्लैट बेल्ट टाइप का यूज़ करते हैं और ये मॉडरेट अमाउंट ऑफ ये पावर ट्रांसमिट कर सकता है। उसी के लिए इसको ज़्यादा इम्प्रूव करके बनाया हमने।
ये वी बेल्ट बनाया। वी बेल्ट जहाँ इसका फ्रिक्शन एरिया यहाँ से यहाँ एरिया कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है पुली के अंदर। पुली के अंदर भी वी ग्रूव होना चाहिए, तभी जाके ये इसके अंदर वेज के आकृति के एकदम से फंस जाता है और पावर ट्रांसमिट करता है। तो जैसा हमने बताया इसमें ग्रेट अमाउंट ऑफ पावर ट्रांसमिट कर सकते हैं, शक्ति का संचरण कर सकते हैं एक जगह से दूसरे जगह, और इज़ वेरी नियरर टू ईच अदर। ये जब वी बेल्ट में क्या है कि जो जहाँ प्रोड्यूस हो रहा है पावर और जहाँ काम मिल रहा है दोनों की जगह कम हो, 10 मीटर से भी कम जगह हो तभी यूज़ करते हैं। और सर्कुलर बेल्ट या रोप वायर रोप बोलते हैं, तो ये रोप जो है वो ग्रेट अमाउंट ऑफ पावर दो पुली के बीच में ट्रांसफर कर सकती है, जबकि मोर देन 5 मीटर से ज़्यादा दूरी हो तो हम सर्कुलर बेल्ट यूज़ में करते हैं। अब हम पढ़ते हैं रोप ड्राइव के बारे में। बेल्ट ड्राइव के बाद रोप ड्राइव जो रोप ड्राइव इज़ अ फॉर्म ऑफ बेल्ट ड्राइव। बेल्ट ड्राइव की फॉर्म ही है, यूज फॉर मैकेनिकल पावर ट्रांसमिशन। मैकेनिकल पावर ट्रांसमिशन के लिए यूज़ की जाती है। द रोप ड्राइव यूज अ नंबर ऑफ सर्कुलर सेक्शन रोप। सर्कुलर सेक्शन रोप यूज़ करते हैं, मतलब रोप बनाते हैं उनका सर्कुलर सेक्शन होता है, रादर देन अ सिंगल फ्लैट और वी बेल्ट। हम क्या कर सकते हैं, जब रोप ड्राइव यूज़ करते हैं उसका सर्कुलर क्रॉस सेक्शन होता है और इसके अंदर हम 2-3-4 रोप को एक साथ भी यूज़ कर सकते हैं, जबकि बेल्ट में फ्लैट बेल्ट में एक यूज़ करते हैं और वी बेल्ट में भी 1-2 यूज़ कर सकते हैं। लेकिन सर्कुलर जो रोप ड्राइव होती है उसमें एक साथ नंबर ऑफ सर्कुलर सेक्शन रोप का यूज़ कर सकते हैं। रोप ड्राइव इज़ अ वाइडली यूज्ड वेयर अ लार्ज अमाउंट ऑफ पावर इज टू बी ट्रांसमिटेड। पावर ट्रांसमिट करना हो, उसका बहुत ज़्यादा पावर ट्रांसमिट करना हो, तब हम क्या करते हैं, रोप ड्राइव से यूज़ करते हैं, क्योंकि उसमें हम नंबर ऑफ रोप भी ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं। फ्रॉम वन पुली टू अनदर ओवर कंसिडरेबल डिस्टेंस। सबसे ज़्यादा दूरी पे अगर हमें जब 2 शाफ्ट के बीच में या पावर को ज़्यादा दूर ले जाना है, तब हम हमेशा रोप वायर का, यानी कि आयरन वायर का जो रोप होती है उसी के द्वारा पावर ट्रांसमिट करते हैं। रोप ड्राइव्स यूज़ अ नंबर ऑफ सर्कुलर सेक्शन। इसमें नंबर ऑफ सर्कुलर सेक्शन यूज़ कर सकते हैं, यानी कि एक से ज़्यादा रोप यूज़ करके हम पावर ट्रांसमिट कर सकते हैं। The diameter of the sheaves should be large so that reduce the wear on the rope due to internal friction of the end bearing stresses। ये बता रहा है, ये सारी शीव्स हैं, यानी कि ये पुली के अंदर ऐसे ग्रूव्स होते हैं। अगर हम रोप ड्राइव यूज़ करेंगे तो हम इस तरह से एक साथ 3 रोप इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं, यानी कि एक ही पुली पे 3, 4, 5 एक साथ 6, 7, 10 भी यूज़ करते हैं। तो ये रोप है, ये रोप का क्रॉस सेक्शन दिया हुआ, इनका डायमीटर रोप का दिया हुआ हमें डी, स्मॉल डी रोप का डायमीटर है। और वो ये बोल रहा है कि ये जो एंगल है यहाँ पे रू का, ये ग्रूव 45 डिग्री होना चाहिए और इसके अंदर ये D/4 का चैम्फर होना चाहिए। और ये जो डेप्थ है इसकी, ये D/2 के बराबर होनी चाहिए यहाँ से यहाँ तक, यानी कुल D के बराबर दूरी इसके अंदर हो सकती है। तो ये आपको शीव्स का क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है, जिसके ऊपर पुली की जगह हम यहाँ पे शीव्स यूज़ करते हैं, जो कि इसको पावर को ट्रांसमिट करती है। इसमें शीव्स के अंदर हम एक साथ नंबर ऑफ जो रोप है, वायर रोप, वो ज़्यादा इसके अंदर लगा सकते हैं। तो ये एक रोप का डायमीटर के, शीव का डायमीटर के लिए बोल रहा है। जो फ्लाईव्हील, जो पुली जिसको हम कहते हैं, जो कि रोप वायर रोप के अंदर यूज़ में ली जाती है, उसका डायमीटर जो उसके अंदर रोप लिया है, रोप का डायमीटर डी से करीब 40 टाइम गुना बड़ा हो सकता है। उससे छोटा हम नहीं लेंगे, उससे छोटा लेंगे तो हमारे जो वायर है ये मुड़ जाएंगे और इसके अंदर टूटने का खतरा रहता है, जल्दी ख़राब हो जाता है। इसलिए जो शीव है, जो पुली है, वो इतनी बड़ी हो कि जो वायर का डायमीटर उससे 40 गुना बड़ी हो, तभी उसके ऊपर ये काम करेगा, घूमेगा। यही ये इस स्टेटमेंट कह रहा है कि द डायमीटर ऑफ द शीव्स शुड बी लार्ज टू रिड्यूस द वियर ऑन द रोप ड्यू टू इंटरनल फ्रिक्शन एंड बियरिंग, वेयर द साइज ऑफ व्हील, शीव व्हील की साइज है वो 40 D के बराबर होना चाहिए, जबकि D इज़ द डायमीटर ऑफ दिस रोप। रोप का डायमीटर उससे 40 गुना बड़ी होनी चाहिए, मिनिमम 36 गुना बड़ी होनी चाहिए, 36 D। इससे छोटी ये D नहीं काम करती है। तो ये आपको बताना था स्पेशली।
अब टाइप्स ऑफ रोप कितने तरह की होती हैं, जैसे हमने पढ़ा था बेल्ट, उसी तरह से हम पढ़ेंगे रोप दो तरह की होती है खास, फाइबर रोप और दूसरी वायर रोप। फाइबर रोप वो होती है जिसे अपन जो रस्सी कहते हैं, मोटी रस्सी जो होती है सूत की बनी, फाइबर की बनी होती है या ये मनीला की बनी होती है, तो ये फाइबर रोप्स कहलाती है। दूसरी होती है वायर रोप्स, जो कि आपने देखे होंगे लोहे के बारीक तार को गुथ के जो बनाया जाता है, हम आगे देखेंगे। ये वाला जो फिगर दिया हुआ है ये लोहे के तार है, इन एक ये स्ट्रैंड्स है, एक जो तार है वो भी कई तारों से मिलकर बना है, फिर ये पूरा कितनी तारों से मिलकर बना हो, फिर एक साथ इतने सारे इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 तार लगे हुए और अंदर भी छोटे तार लगे हुए। इस तरह से इतना बड़ा जब तार बनता है तो हम क्या कर सकते, तो फिर क्या कह सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा मात्रा में ये पावर ट्रांसमिट कर सकता है। फाइबर रोप और वायर रोप्स, द फाइबर रोप्स ऑपरेटेड सक्सेसफुली व्हेन द पुली डिस्टेंस 60 मीटर की दूरी पे हम पावर रोप यूज़ कर सकते हैं। और जैसे कि पहले कभी रहट के अंदर या जो ये किसान लोग उस कुएं से पानी निकाल के जो पिलाया जाता है, बैलों के पीछे वो रस्सी लगाता है, रस्सी से नीचे से पानी भर के आता था ऊपर, फिर खींच के उसके, और एक बड़ा सा उसके अंदर कंटेनर होता है जो कुएं में जाता वापस आता था। तो वो 10-20 मीटर के ऊपर दूरी के अंदर हम क्या करते हैं, जो रस्सी होती है फाइबर रोप्स, उससे खींच के काम चला लेते हैं। लेकिन जब हमें ज़्यादा हाई ग्रेट अमाउंट में पावर ट्रांसमिट करना और उसकी दूरी भी ज़्यादा है, तब हम ये लोहे के वायर रोप से काम चलाते हैं और वायर रोप इसके अंदर यूज़ किया जाता है। ये हमने बताया वायर रोप के आपको डायमेंशन ये दिए गए हैं। वायर रोप्स, व्हेन अ लार्ज अमाउंट ऑफ पावर इज टू बी ट्रांसमिटेड ओवर अ लॉन्ग डिस्टेंस फ्रॉम वन पुली टू अनदर, व्हेन वन पुली आर से दूसरी पुली 150 मीटर की दूरी है, तब हम क्या करते हैं, वायर रोप का यूज़ करते हैं। द वायर रोप्स आर वाइडली यूज्ड इन एलिवेटर्स। इसका मेन यूज़ कहाँ होता है, एलिवेटर जो लिफ्ट्स होती है हमारी, लिफ्ट जहाँ इतनी ज़्यादा काम आती है वहाँ पर, क्योंकि लिफ्ट 1 मंजिल 2 मंजिल 3 मंजिल कम से कम ये 200 मीटर 300 मीटर 500 मीटर तक यूज़ करती है। तो वहाँ पर हम कोई भी ये बेल्ट चेन उससे ही नहीं यूज़ करके हम क्या करते हैं, वायर रोप इसके अंदर में मैक्सिमम यूज़ में ली जाती है। मेन होइस्ट है, जो आपकी होइस्ट जो होती है, जो बड़ी बड़ी आपकी लिफ्ट होती है, ये सामान उठाने वाली हैवी मशीनरीज के अंदर या फैक्ट्री के अंदर सामान उठा के एक जगह से दूसरे जगह जाती है। तो वहाँ पे देखा हो आपने, आगे हुक लगा रहता है और वायर चलता रहता है, हुक उस वायर से ऊपर चलता रहता है, तो उसको मेन होइस्ट बोलते हैं। क्रेन के अंदर डेफिनेटली क्रेन के अंदर जो आगे वो लगा रहता है उसके अंदर वायर होते हैं। फिर बेल्ट कन्वेयर्स वगैरह होते हैं, कन्वेयर्स जो लगे रहते हैं, वायर कन्वेयर्स बोलते हैं इनको। रोप वे क्या बोलते हैं, रोप वे के अंदर ये वायर रोप्स, ये आयरन के वायर लगे रहते हैं, वो मटेरियल ट्रांसफ़र करते हैं। मान लो अगर आपको एक माइन से थोड़ा मटेरियल अगर दूसरी पास वाली फैक्ट्री में ले जाना है, तो ऊपर वायर रोप लगे रहते हैं, उसके ऊपर वो ट्रॉली लटकी रहती है और वायर चलते रहते हैं, बीच बीच में थंबे लगे होते हैं। तो ये सारा किससे होता है, वायर कन्वेयर जो होता है, रोप वे बोलते हैं, उसके अंदर यही वायर यूज़ में लेते हैं। हॉलिंग के अंदर, यानी कि हॉलिंग के अंदर जो बड़ी भारी मशीनों को एक जगह से जो उठाने के लिए जो इक्विपमेंट यूज़ काम से उसको हॉलिंग बोलते हैं। इन डिवाइसेस के अंदर वायर रोप्स ही यूज़ में लिया जाता है। या आपने देखो बड़े बड़े सस्पेंशन ब्रिज है, जैसे कि ये सस्पेंशन लंदन में बना हुआ है बड़ा ब्रिज है, हावड़ा का जो बड़ा ब्रिज है जो कि ऐसा उसके ऊपर लगा हुआ है, और फिर हावड़ा नदी के ऊपर, और जब जहाज आते हैं तो उसको उठा लिया जाता है। तो वो सारा उठाने का काम जो करते हैं फिर वो हम वायर रोप के द्वारा किए जाते हैं। वेलोसिटी रेशो, जब हम बात करते हैं पावर ट्रांसमिशन की, तो चाहे हम वायर से करें, चाहे बेल्ट से करें, चाहे वी बेल्ट से करें, चाहे चेन से करें, चाहे गियर से करें, तो इसमें एक मेन टर्म आती है वेलोसिटी रेशो। तो वेलोसिटी रेशो क्या होता है पहले ये समझेंगे। वेलोसिटी रेशो बिटवीन द टू वेलोसिटीज ऑफ ड्राइवर पुली एंड ड्रिवन पुली। जैसे मैंने बताया कि अगर कोई भी सिस्टम लगा हुआ आपका बेल्ट ड्राइव चेन ड्राइव, तो उसमें 2 पुली हो ज़रूरी, एक तो ड्राइवर पुली जो इसको चल पुली के जो चला रही है चालक है, और दूसरे ड्रिवन जो खुद चल रही है उसको चालित कहलाते हैं। तो इन दोनों पुली के जो रेशो है, जो स्पीड है, वो स्पीड अगर दोनों की सेम होती है, तो वो स्पीड अगर सेम होती है तो एक की स्पीड πd/60 होती है,
D1 D2 यहाँ पर उसका दोनों का डायमीटर है, पुली का डायमीटर है, और उसके जो आरपीएम है वो N1 N2 है, यानी कि एक पुली अगर N1 आरपीएम से घूम रही है और दूसरी पुली N2 आरपीएम से, आरपीएम मतलब रिवोल्यूशन पर मिनट, एक मिनट में कितना रिवोल्यूशन कर रही है। तो ये अगर इस तरह से हमें पता हो तो हम क्या करते हैं, एक रेशियो, हमने एक वेलोसिटी रेशियो डेवलप किया जिसको बोलते हैं N2/N1 बराबर D1/D2, यानी कि N2 इंटू D2 बराबर N1 इंटू D1। ये मेन होता है, यानी कि पाई DN डिवाइडेड बाई 60 ये होती है हमारी उसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी। तो टेंजेंशियल वेलोसिटी दोनों के बराबर होती है, लेकिन उनकी जो घूर्णन वेलोसिटी है जो आरपीएम के अंदर वो अलग अलग होती है, वो डिपेंड करती है उनका डायमीटर कितना है। तो ये N1 इंटू D1 बराबर N2 इंटू D2। N1 क्योंकि ये ड्राइवर पुली का है तो D1 हमें पता है, D2 अगर हमें ड्रिवन पुली का पता हो तो हम ये N2 निकाल सकते हैं। तो N2 बराबर D1 डिवाइडेड बाई D2 इंटू N1 हो जाता है। तो ये एक वेलोसिटी रेशियो कहलाता है N2/N1 बराबर D1/D2, जहाँ पर D1 D2 उन पुली के डायमीटर से और N1 इंटू उसकी स्पीड आरपीएम में है, इसीलिए वेलोसिटी का रेशियो है ये आरपीएम। V2 बराबर V1 इजइक्वल टू D1 बराबर D2। जबकि एक देखने वाली बात है कि यहाँ पर इनकी टेंजेंशियल वेलोसिटी बिल्कुल सेम होती है ना। V जो आएगी वो जो टेंजेंशियल वेलोसिटी वो इनकी सेम होगी, उसी के आधार पर हम पाई डी ये टेंजेंशियल वेलोसिटी को बराबर किया, सेम है। लेकिन इनकी जो घूर्णन वेलोसिटी, घूमने की दर है आरपीएम, वो दोनों के बराबर हो, अलग अलग होते हैं। डिपेंड करता है कि दोनों का डायमीटर का क्या रेशियो है। तो डायमीटर का रेशियो से ही वेलोसिटी का रेशियो निश्चित होता है। अब एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल आपको बताया हुआ है, ये देखिए आप, ये जो एग्जांपल आपको दिया गया है इसमें एनिमेशन भी हो रहा है, ये चल रहा है, ये आपको बताई गई है। ये ड्राइवर पुली है, ये लिखा हुआ ड्राइवर पुली, और ये आपको लिखा हुआ ड्रिवन पुली, यानी कि इसके चलाने से फिर क्या होता है कि यह इसके ये ड्राइवर पुली ये चल रही है और ये वी बेल्ट से ये पुली, दूसरी पुली चल रही है, ड्रिवन हो रही है इसके द्वारा। तो आप देखो ये 3 चक्कर लगाने के बाद ये एक ही चक्कर लगा पाए, दोनों में ये फर्क आप ध्यान से देखेंगे, ये देखो ये है ना। तो ये ड्राइवर पुली है, ये ड्रिवन पुली है। ये मोटर लगी हुई जहाँ हमने इसको मोशन मिला है, और ये मशीन जहाँ हमें चलानी है तो उस तरह से चल रही है। इसकी जो डायमीटर है वो 200 mm है, और इसकी जो आरपीएम है वो 90 आरपीएम है। तो ये हमें इसका वेलोसिटी रेशियो निकालना है, जबकि D1 200 mm दिया हुआ है, D2 इसका 600 mm दिया हुआ है, और N1 इसका 90 आरपीएम, और N2 हमें निकालना है। तो जो N2 है वो वेलोसिटी रेशियो है वो N2/N1 इजइक्वल टू D1/D2 के बराबर है। तो N2 बराबर आ जाएगा 200/600, डायमीटर का जो रेशियो वो लिख दिया N2, ये हमने 90 इसका लिख दिया। तो N2 आएगा वो 30 आरपीएम, यानी कि ये जो 30 आरपीएम घूमेगा। तो देखने से मालूम पड़ा ये जब 90 आरपीएम घूम लेता है तो 3 आरपीएम घूमता है, यानी कि ये क्या करेगा, ये इसको 1 आरपीएम घुमाने के लिए ये 3 बार घूम जाती है। देख लीजिए आप, ये 3 बार घूम जाती है। तो ये हमने वेलोसिटी रेशियो निकाला इस कैलकुलेशन से, तो ये आता है 1/3, यानी हम ये कह सकते हैं कि ये आपकी जो वेलोसिटी है ये 1/3 टाइम्स कम हो रही है। यहाँ पे ये 3 घूर्णन कर रहा है तो एक ही घूर्णन करेगा, है ना। तो यहाँ हमें वेलोसिटी रेशियो क्या शो कर रहा है कि आपकी ड्राइविंग पुली है, उसकी आपकी ड्रिवन पुली के अंदर वेलोसिटी कम करें, यानी कम स्पीड से हम इसको अगर चलाना चाहते हैं तो हम इस तरह का अरेंजमेंट करते हैं कि जो हमारा मशीन है वो जो हमारी मोटर से कम स्पीड से चले, तो फिर हम इस तरह का वेलोसिटी यूज़ करते हैं। इधर बड़ी पुली लेते हैं, उधर छोटी पुली लेते हैं। तो द ड्राइवर पुली मेक्स 3 रिवोल्यूशन टू कंप्लीट द 1 रिवोल्यूशन ऑफ ड्रिवन पुली। अब इसी तरह से हम दूसरे एग्जांपल देखते हैं, जहाँ पर ड्राइवर की जगह बड़ी पुली ले ली, उल्टा अरेंजमेंट कर दिया, और ड्रिवन पुली छोटी ली। ड्राइवर पुली 600 mm की हो गई और ड्रिवन पुली वो 200 mm की है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर हमने क्या किया, ये वही N2 वेलोसिटी रेशियो यहाँ पे रखा, 600 200 × 90 किया,
तो ये जो N2 है ड्रिवन पुली, ये 270 आरपीएम घूम जाएगी, जबकि वो 90 आरपीएम घूमेगी। तो वेलोसिटी रेशियो 3 टाइम्स हुआ, यानी कि ये एक रिवोल्यूशन लेगी तो ये वाली छोटी वो 3 रिवोल्यूशन ले लेगी। तो जहाँ पे हमें अगर पावर ट्रांसमिशन करना है, और अगर हमें जहाँ पर जो पावर ट्रांसमिशन मोटर के मान लो ये 90 आरपीएम है, और हमें जहाँ पे इसको यूज़ करना है मशीन के अंदर, वहाँ अगर हमें ज़्यादा आरपीएम चाहिए तो हम क्या करते हैं, इस तरह का अरेंजमेंट करते हैं, और वो मशीन उससे 3 गुना ज़्यादा स्पीड से चलेगी, यानी कि वेलोसिटी रेशियो जितना ज़्यादा है उतने हिसाब से ही चलेगी। इन 1 रिवोल्यूशन ऑफ द ड्राइवर पुली मेक्स द 3 रिवोल्यूशन ऑफ द ड्रिवन पुली। फिर दूसरा इंपॉर्टेंट आता है कि टेंशन रेशियो। टेंशन रेशियो क्या है? द रेशियो ऑफ द बेल्ट टेंशन इज गिवन बाय द T1 by T2 इज इक्वल टू म्यू थीटा, यानी कि दोनों तरफ जो हमने अगर पिछली बार आपने देखा है तो हमने जो ये पढ़े थे, T1 जो है बेल्ट की टेंशन साइड है, T2 है वो टेंशन साइड ऑफ द बेल्ट ऑन द स्लैक साइड के अंदर टेंशन है। तो ये टेंशन साइड के अंदर जो टाइट साइड होगी उसके अंदर T1 टेंशन है, और जो स्लैक साइड है उसके अंदर T2 है। तो डेफिनेटली T1 इज ग्रेटर देन T2। तो ये और थीटा इज एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट है ना, जो, और म्यू इज द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द बेल्ट, जो कि हम अगली इसके अंदर देखेंगे। ये वाला, ये आपकी बड़ी पुली है, ये छोटी पुली है, ये ऊपर बेल्ट जा रहा है, ये आपकी टाइट साइड है, ये वाली टेंशन साइड है, इसका T1 टेंशन है, ये आपका T2 स्लैक साइड है, ये इसका यहाँ डायमीटर D है, यहाँ डायमीटर D है। मेन बात इसमें ऑब्जर्व करना है कि यहाँ आपका ये थीटा दिया हुआ है, ये एंगल ऑफ लेप है जो आपको पहले बताया था। तो एंगल ऑफ लेप ये थीटा कहलाता है, और ये थीटा होता है। तो हम क्या कहते हैं कि ये जो इसका टेंशन आया है वो हम क्या कहलाएगा, T1 by T2 टेंशन का जो रेशियो इज इक्वल टू एक्सपोनेंट ऑफ म्यू थीटा, जहाँ पे थीटा क्या है, एंगल ऑफ कांटेक्ट है, और म्यू उन दोनों सरफेस कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है बिटवीन बेल्ट और पुली के जो कांटेक्ट सरफेस है उनके बीच में जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो म्यू है। तो ये इस तरह से T1 by T2 इज इक्वल टू ई म्यू थीटा, ये दोनों का टेंशन रेशियो कहलाता है, जहाँ पे T1 टेंशन साइड का टेंशन है और T2 स्लैक साइड का जो थोड़ा सा उससे कम होता है। यह मैंने आपको बताया, इसके अंदर सारा ये एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट होता है, और उनके बीच में जो म्यू होता है वो बेल्ट और पुली के बीच में जो सरफेसेस हैं उनका फ्रिक्शन गुणांक है। ये आपको पूरा इसका सॉल्यूशन है, अगर हम देखेंगे तो इसको इस तरह से पहले कंसिडर करते हैं। ये पूरा एंगल ऑफ थीटा आ रहा है, फिर हम छोटा पोर्शन कंसिडर करेंगे यहाँ से यहाँ तक, उसके अंदर ये फोर्स लग रहा है T1 इधर लग रहा है, और इधर T प्लस थीटा, इधर ज़्यादा टेंशन इधर लग रहा है और कम उधर लग रहा है। दोनों का हम करके यहाँ ट्रायंगल बनाएंगे, T इधर लग रहा है, T प्लस थीटा इधर लग रहा है, दोनों के बीच में यहाँ पे एंगल बन रहे, ये दोनों ट्रायंगल बन रहे। इस तरह से हम यहाँ पे ये फ्रिक्शन गुणांक है, फ्रिक्शन फोर्स जो लग रहा है, रिएक्शन फोर्स इस तरह से लग रहा है, ये ट्रायंगल फोर्स ट्रायंगल बनता है। और फोर्स ट्रायंगल के बाद हम क्या करते हैं, और रेशियो निकालते हैं, T1 डिवाइडेड बाई T2 इसको एक्सपोनेंट ऑफ म्यू थीटा उसके अंदर आ जाता है। अभी दूसरी चीज़ हम बताना चाहिए, कंडीशन फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसमिशन। मैक्सिमम पावर ट्रांसमिशन की क्या कंडीशन हो सकती है? तो हमने बताया जो पावर ट्रांसमिशन है एक्चुअली वो हम किस तरह से दे सकते हैं, पावर ये वाला है। तो जो टेंशन दोनों के अंदर टेंशन डिफरेंस है, टेंशन साइड टाइट साइड में और स्लैक साइड में, तो T1 माइनस T2 इंटू V जो उसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी है, जो कि दोनों बेल्ट की सेम होती है, हमने पिछले पढ़ा था अभी। तो T1 माइनस T2 इंटू वी कर देते हैं। तो T हमारा क्या है, ये फोर्स की यूनिट है, और V हमारा मीटर पर सेकेंड है। तो फोर्स न्यूटन मीटर पर सेकेंड, ये होता है जूल पर सेकेंड, और दैट इज अ पावर। तो फोर्स इंटू वेलोसिटी हमेशा क्या होती है, पावर होती है। तो ये पावर ट्रांसमिशन बेल्ट के द्वारा एक पुली से दूसरी पुली में इस तरह से पावर ट्रांसमिशन होता है, उसको इस फॉर्मूले से दिया जा सकता है, P इज इक्वल टू T1 माइनस T2 इंटू वी। जहाँ पे आपको बताया T टाइट साइड में टेंशन है जिसकी न्यूटन यूनिट है, स्लैक साइड यूनिट है जिसके अंदर ये भी इसकी न्यूटन की यूनिट है, और V मीटर पर सेकंड बेल्ट की स्पीड है। और इसी तरह से जो वेलोसिटी टेंशन रेशियो वो हम पता है T1 डिवाइडेड टू E इज इक्वल टू म्यू थीटा, एक्सपोनेंट ऑफ म्यू थीटा, म्यू मतलब फ्रिक्शन कोफिशिएंट है, और थीटा उनके बीच में एंगल ऑफ लेप कितना आ रहा है वो बताया गया है। तो T2 निकालना हो तो T1 बाई इस तरह से कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे T1
T2 को उसमें रिप्लेस कर देंगे यहाँ पर इस पूरी इसके अंदर, तो ये T2 की जगह हम ये रख देते हैं, यहाँ से T1 कॉमन लगाते ये हो जाता है, ये तो ये आ जाता है T1 इंटू वी इंटू ये एक C आ जाता है। ये C अगर मैं बाकी सब तो इसके अंदर कांस्टेंट है, वेलोसिटी T और ये, तो ये आपका चेंज है। तो 1 बराबर 1 माइनस 1 ओवर ई इज इक्वल टू म्यू थीटा के बराबर हो जाता है, यानी कि 1 ओवर एक्सपोनेंट म्यू थीटा बराबर 1 होगा, तो ये मैक्सिमम पावर ट्रांसमिट कर सकता है। इतना एक बेल्ट जितना मैक्सिमम ट्रांसफर कर सकता है वो इस पर डिपेंड करेगा कि उसके बीच में फ्रिक्शन कोएफिशिएंट कितना है और एंगल ऑफ लैप कितना है। ये दो चीज़ें ही मैटर करेगी कि इससे कितना मैक्सिमम बेल्ट ट्रांसफर कर सकता है। फिर एक और टर्म दी हुई है सेंट्रीफ्यूगल टेंशन, क्योंकि जब हमारी ये बेल्ट है, ये दोनों पुलिस है, पुलिस के ऊपर बेल्ट जो घूमती है, मान लो 200 आरपीएम, 300 आरपीएम, 400 आरपीएम और बहुत बार 1000 आरपीएम या 2000 आरपीएम होती है। जब इतने आरपीएम से घूमती है तो कोई भी चीज़ जब तेज आरपीएम से घूमती है तो उसके अंदर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की तरफ लगता है, तो सेंट्रीफ्यूगल जब हाई स्पीड में हाई आरपीएम में कोई मटेरियल घूमता है और उसका कुछ वजन है, मास है, तो उसके ऊपर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा और वो होता है mv² के बराबर। तो वो उसको भी हम उसकी गणना इसके अंदर करते हैं और कैलकुलेशन में, तो इसके अंदर वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कैसे लगता है बेल्ट के ऊपर, उसका अध्ययन हम करते हैं यहाँ पे। द बेल्ट कंटिन्यूसली रन्स ओवर बोथ द पुली, बोथ पुली कंटिन्यूस रन करता है। इट कैरीज सम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑन द बेल्ट, बेल्ट के ऊपर कुछ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है क्योंकि तेजी से घूमता है वो। एट बोथ पुली, दोनों पुली के ऊपर क्या लगता है, दोनों तरफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है। तो वो क्या करता है कि दोनों तरफ से, छोटी पुली से बड़ी पुली से या एक शाफ्ट से दोनों तरफ बेल्ट को बाहर की तरफ खींचता है, क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का ये होता है डायरेक्शन हमेशा आउटवर्ड लगता है, सेंटर से दूर की तरफ। तो दोनों की तरफ तो वो ये दोनों के अंदर टेंशन कॉज करता है, स्लैक साइड में भी करता है बेल्ट के और टेंशन साइड में भी करता है। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से सेंट्रीफ्यूगल टेंशन प्रोड्यूस होता है और वो टेंशन उसके दोनों तरफ, स्लैक साइड में और हाई टेंशन साइड में, दोनों तरफ लगता है। whose effect is to increase the tension on the both tight as well as the slack side. Tension caused by the centrifugal forces is called centrifugal tension. Centrifugal tension बोलते हैं। At the lower speed the centrifugal tension is very small, जिसको नेगलेक्ट कर सकते हैं। अगर मान लो 90 आरपीएम में, 100 आरपीएम में, तो यहाँ तक छोड़ सकता है। लेकिन इससे ज़्यादा आरपीएम में, 1000 आरपीएम में, 1500 आरपीएम में, 2000 आरपीएम में, तो वहाँ पे हमें सेंट्रिफ्यूगल टेंशन भी अकाउंट में लेना पड़ता है कैलकुलेशन के लिए एज ए इंजीनियर। बट एट अ हायर स्पीड इट इफेक्ट इज कंसिडरेबल, उसका इफेक्ट बहुत ज़्यादा हो जाता है एंड वी शुड टेक इन टू अकाउंट में लेते हैं। तो ये बताने के लिए हमने वापस ये पुली कंसिडर करते हैं जिसमें सेंट्रिफ्यूगल ये फोर्स पी से लग रहा है, ये बेल्ट को पीछे की तरफ खींच रहा है और दूसरी पुली को उसको भी पीछे की तरफ खींचेगा। तो दोनों की तरफ आउटवर्ड जब खींचता है तो दोनों स्लैक साइड में और उसके टेंशन साइड दोनों तरफ टेंशन बढ़ता है। तो ये एडिशन ऑफ टेंशन है। तो ये सेंट्रिफ्यूगल टेंशन हमेशा टेंशन उसका बढ़ाता है बेल्ट का। लेट अस द मास ऑफ द बेल्ट पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ में बेल्ट का मास कितना है वो हम कैलकुलेट कर लेते हैं। दिया हुआ होता है हर बेल्ट के लिए, लीनियर वेलोसिटी दी हुई है, रेडियस ऑफ पुली की रेडियस आर दी हुई है, सेंट्रिफ्यूगल टेंशन ये हमने यहाँ पे लिया जिसका कैलकुलेशन कर रहा है। टी सी इज द सेंट्रिफ्यूगल टेंशन एक्टिंग टेंजेंशियली, इसके अंदर एक्ट कर रहा है। टेंशन सेंट्रिफ्यूगल फोर्स पी सी की वजह से सेंट्रिफ्यूगल टेंशन लग रहा है ना, जैसे वो टी सी है। डेल्टा थीटा इज द एंगल ऑफ इस पॉइंट ए और बी पॉइंट के ऊपर जो टेंशन लग रहा है उसका जो लेप थीटा है वो डी थीटा है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, यह जो टुकड़ा बेल्ट का है उसका निकालने के लिए हम ए बी जो बेल्ट का टुकड़ा है इसकी लंबाई निकालने के लिए करेंगे। तो ये डी थीटा इंटू आर, यानी कि डी थीटा इनके बीच में एंगल और आर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये लेंथ आ जाएगी। तो ये हमने कर दिया लेंथ ऑफ बेल्ट। फिर ये लेंथ आ गई। अभी पर यूनिट लेंथ मास दिया हुआ, मास पर यूनिट लेंथ के उसकी हमें डेंसिटी दी हुई है, लीनियर डेंसिटी ऑफ बेल्ट दी, उससे हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो डेंस का मास आ जाएगा। तो इतना मास ये लगा। अब ये मास हर घूर्णन पे बाहर की तरफ फोर्स लगाता है जिसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है, mv² ओवर आर होता है। ये एम हमने बेल्ट के टुकड़े का मास रख दिया, v² डिवाइडेड बाय आर। तो ये जो फोर्स लग रहा है बाहर की तरफ वो हो जाता है pc सेंट्रीफ्यूगल फोर्स।
md थीटा v स्क्वायर हो जाता है। आर से आर कट जाता है तो इतना हो जाता है। नाउ रिजॉल्विंग दिस फोर्सेस, अब हमने इस ये जो फोर्स बाहर की तरफ लग रहा है यहाँ वाला, इसको रिजॉल्व किया है, इस तरफ लग रहा है, इस तरफ लग रहा है, तो ये आ जाएगा, ये हमें यहाँ पे लग रहा है तो ये आ जाएगा डी सी साइन थीटा। दोनों इस डायरेक्शन में लगेंगे तो दोनों क्या होगा, रिजॉल्विंग द फोर्सेस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल टेंशन हॉरिजॉन्टली एंड इक्वली। हॉरिजॉन्टली जिसको हम कर रहे हैं तो ये आ जाएगा डी सी कोस थीटा है, तो डी सी कोस थीटा इधर आएगा, डी सी कोस थीटा, और इसके परपेंडिकुलर डी सी साइन थीटा आएगा, तो आ जाएगा 2 डी सी साइन थीटा बाई 2, ये आ जाता है क्योंकि ये भी थीटा बाई 2 है और ये भी थीटा बाई, ये 90 माइनस थीटा बाई 2 है, 90 माइनस थीटा बाई 2 है, तो ये इस तरह से कोस की वजह साइन हो जाता है, और ये दोनों इसका रिजॉल्व करने पर दोनों एक ही डायरेक्शन में आते हैं, इसलिए 2 डी सी साइन थीटा बाई 2 ये बना जाता है। तो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे, अगर हमारा आरपीएम बहुत छोटे हैं, डी थीटा अगर बहुत छोटा लेते हैं तो साइन थीटा को हम थीटा के बराबर ही ले सकते हैं, तो साइन थीटा को थीटा के बराबर ही ले लेंगे। अगर ये थीटा बहुत छोटा है तो कितना हो जाता है, ये 2 सी साइन थीटा बराबर एम डी वी स्क्वायर, दोनों को बराबर रख देंगे। तो यहाँ जो हमारा सेंट्रीफ्यूगल टेंशन आया वो एम वी स्क्वायर के बराबर आ जाता है, सेंट्रीफ्यूगल टेंशन एम वी स्क्वायर के बराबर। तो और ये टेंशन दोनों तरफ ऐड होता है, स्लैग साइड में भी ऐड होता है और जो उसकी टेंशन साइड है उधर भी ऐड होता है। तो टी सी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर व्हेन द सेंट्रीफ्यूगल टेंशन इट टेक्स इनटू अकाउंट द टोटल टेंशन इन द टाइट साइड T1 प्लस टी सी एंड टोटल टेंशन इन द स्लैग साइड T2 प्लस टी सी, दोनों तरफ ऐड होता है। द सेंट्रीफ्यूगल टेंशन ऑन द बेड हैज़ नो इफेक्ट ऑन द पावर ट्रांसमिशन, पावर ट्रांसमिशन पे कोई इसका खास फर्क नहीं पड़ता है। द रीजन ऑफ द सेम इज दैट while calculating the power transmission we have to use the difference। अब T1 माइनस T2 लेते हैं तो वापस इन दोनों माइनस करेंगे तो TC दोनों में कट जाएगा, इसलिए पावर ट्रांसमिशन इसका फ़र्क नहीं पड़ता है। सिर्फ हमें ये अकाउंट करना पड़ता है कि इसके ऊपर इतना ज़्यादा टेंशन ले रहा है तो बेल्ट कितना टेंशन ले सकता है। बेल्ट की डिज़ाइनिंग के अंदर ये फैक्टर काम आता है, जबकि पावर ट्रांसमिशन में ये काम में नहीं आ सकता, क्योंकि पावर ट्रांसमिशन में टाइट साइड और स्लैग साइड का डिफरेंस लेता है T1 माइनस T2, तो इन दोनों को वापस माइनस करेंगे तो ये कॉमन फैक्टर कट जाएगा, तो वापस T1 माइनस T2 आ जाएगा। तो ये पावर ट्रांसमिशन नहीं करता, लेकिन बेल्ट को जब डिज़ाइन करते हैं तब हमें सेंट्रीफ्यूगल टेंशन को अकाउंट में लाना पड़ता है। ये ऑल अबाउट योर दिस चैप्टर ऑफ द ट्रांसमिशन। आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपके कोई क्वारीज हैं तो आपको मेरा फ़ोन नंबर है 9461401694 पे मुझसे कांटेक्ट करके और आप कोई भी अपनी क्वारीज हैं, कोई डाउट्स हैं तो पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।